जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी का जो पर्णिका पार्ट 2 है उसका चैप्टर नंबर 4 नगर कहानी है। तो इसका हम लोग डिटेल समरी देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग देख लेते हैं इसका क्विक फैक्ट्स। तो इस कहानी का नाम है नगर और इसका मूल जो लेखक है सुजाता, वास्तविक नाम है एस रंगराजन। इसकी साहित्यिक विद्या कहानी और ये एक सामाजिक कहानी है। इसका मूल भाषा है तमिल। हिंदी अनुवादक है के ए जमुना। इसका मुख्य जो विषय है वो शहरी व्यवस्था की संवेदनहीनता, जटिल नौकरशाही और ग्रामीण शिक्षा का मर्मस्पर्शी दर्द। और लेखक परिचय भी देख लो आप लोग, क्योंकि लेखक परिचय से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है आजकल। तो देखो, नगर कहानी के सुप्रसिद्ध लेखक सुजाता है। सुजाता उनका साहित्यिक उपनाम है, जबकि उनका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। उनका जन्म 3 मई 1935 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। वे तमिल साहित्य के आधुनिक युग के एक बेहद प्रख्यात, लोकप्रिय और बहुआयामी उपन्यासकार, नाटककार, कवि तथा कहानीकार रहे हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से महानगरीय जीवन की क्रूर विसंगतियों, यांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनहीनता और सीधे-साधे ग्रामीण लोगों की लाचारी का अत्यंत जीवंत, मार्मिक तथा यथार्थवादी चित्रण किया है। अब देखो हम लोग इसका थोड़ा सा कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन है इस कहानी में मुख्य पात्र। तो देखो, सबसे पहले है पपाती। वली अमाल की 12 वर्षीय प्यारी बेटी है। वह एक्यूट मेनिंजाइटिस नामक बीमारी का जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। वह पूरी कहानी के केंद्र में अचेत पड़ी रहती है। तो जो पपाती है वो 12 वर्ष की एक लड़की है जो मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित है। वली अमाल, पपाती की माँ, वह मुनाडीपट्टी नामक एक सुदूर पिछड़े गांव की रहने वाली एक अनपढ़, नितांत भोली भाली, विधवा और लाचार ग्रामीण महिला है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए शहर आई है। बड़े डॉक्टर, मदुरै के उस विशाल सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। वे विदेश से उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करके लौटे हैं। वे अत्यंत योग्य, कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील चिकित्सक हैं। और लास्ट कैरेक्टर है अस्पताल के बाबू और कर्मचारी। उस व्यवस्था के असंवेदनशील, भ्रष्ट और मशीनी तंत्र के अमानवीय पुर्जे जो कागजी नियमों की आड़ में एक तड़पती बच्ची और उसकी बेबस माँ को दिन भर दौड़ाते हैं। तो चलिए हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, यह कहानी मुनाडीपट्टी नामक एक बेहद छोटे और पिछड़े हुए ग्रामीण अंचल से शुरू होती है। वहाँ वली अमाल नाम की एक अत्यंत गरीब, अनपढ़ और विधवा महिला अपनी 12 वर्ष की बेटी पपाती के साथ रहती थी। अचानक एक दिन पपाती को बहुत तेज बुखार आ जाता है। गांव के लोग और खुद वली अमाल उसे सामान्य बुखार समझकर स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाते हैं। वहां के ग्रामीण डॉक्टर पपाती की हालत देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि उसका बुखार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ग्रामीण डॉक्टर उसकी गंभीर चिकित्सा को भांपते हुए वली अमाल को एक सरकारी पर्चा थमा देते हैं और सलाह देते हैं कि वह अपनी बेटी को तुरंत इलाज करने के लिए मदुरै शहर के बड़े सरकारी अस्पताल लेकर चली जाए, अन्यथा बच्ची की जान को खतरा हो जा सकता है। तो इसमें जो वली अमाल की बेटी है पपाती, उसका अचानक से तबीयत खराब हो जाता है, उसको तेज बुखार आ जाता है। तो गांव के जो ग्रामीण डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि इसको शहर लेके जाओ। तो आगे देखो क्या होता है। उसको जब शहर लेके जाती है तो मदुरै शहर के विशाल अस्पताल और ओपीडी का कोलाहल। गांव के डॉक्टर की डरावनी बात सुनकर वली अमाल बुरी तरह से घबरा जाती है। वह सुबह की पहली बस पकड़कर अपनी अचेत बेटी पपाती को गोद में लिए हुए मदुरै नामक बड़े अनजान शहर में पहुंचती है। बस अड्डे से उतरकर वह सीधे मदुरै के विशाल अस्पताल के ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वार्ड में कदम रखती है। वहां का माहौल देखकर वह दंग रह जाती है। चारों तरफ मरीजों की भारी भीड़, अजीब सी चीख पुकार, डॉक्टरों और नर्सों की भाग दौड़ और दवाइयों की तीखी गंध हवा में तैर रही थी। वह अनपढ़ महिला उस विशाल
इमारत और शहरी भीड़-भाड़ के बीच खुद को बुरी तरह पराया और असहाय महसूस करने लगती है। वह अपनी तड़पती हुई बेटी को स्ट्रेचर पर लिटाकर एक कोने में खड़ी हो जाती है। तो जो बल्ली अमाल थी, जब वो शहर गई मदुरै अस्पताल में, तो वो बुरी तरह से परेशान हो गई, क्योंकि वो पहली बार देखी इतना सारा मरीज है हॉस्पिटल में, चारों तरफ दवाइयों की दुर्गंध आ रही है। आगे देखो क्या होता है। बड़े डॉक्टर का आगमन और आपातकालीन निर्देश। उसी समय ओपीडी वार्ड में अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और नर्सों की एक लंबी कतार के साथ ओपीडी के निरीक्षण के लिए आते हैं। ये बड़े डॉक्टर विदेश से उच्च शिक्षा डिग्री लेकर लौटे थे। अब उनकी नज़र स्ट्रेचर पर पड़ी अचेत 12 वर्ष की पपाती पर पड़ती है, तो वे तुरंत उसके पास रुक जाते हैं और वे बड़े ध्यान से पपाती की आंखों को देखते हैं, उनकी नाड़ी की जांच करते हैं और उसके माथे को छूते हैं। वे तुरंत अपने मेडिकल छात्रों को समझाते हैं कि इस लड़की को एक्यूट मेनिंजाइटिस, बहुत तेज मस्तिष्क ज्वर है, जो कि एक अत्यंत जानलेवा और संक्रामक बीमारी है। बड़े डॉक्टर बिना एक पल गवाए अपने जूनियर स्टाफ को कड़ा और स्पष्ट आदेश देते हुए इस लड़की को बिना किसी देरी के तुरंत अस्पताल के स्पेशल वार्ड में भर्ती किया जाए और इसका इलाज शुरू किया जाए। तो पता चलता है, बड़े डॉक्टर बताते हैं कि उस लड़की को एक्यूट मेनिंजाइटिस रोग है। तो ये कहानी आपसे पूछा जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन, कि पपाती को कौन सा रोग था, तो एक्यूट मेनिंजाइटिस। अब देखो आगे, शिक्षा का महासंकट और भ्रष्ट नौकरशाही का चक्रव्यूह। बड़े डॉक्टर तो आदेश देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असली त्रासदी अब शुरू होती है। अस्पताल का स्टाफ बड़े डॉक्टर के आदेश वाले पर्चे को बल्लियामाल के हाथों में थमा देता है। चूंकि बल्लियामाल पूरी तरह अनपढ़ है, वह उस कागज पर लिखे अंग्रेजी और तमिल के अक्षरों को पढ़ नहीं पाती। वह उस विशाल अस्पताल की भूल भुलैया जैसी इमारतों में अपनी बेटी को गोद में उठाए भटकने लगती है। वह जिस काउंटर पर जाती है, वहाँ का क्लर्क या बाबू उसके साथ बहुत ही रूखा, अमानवीय और संवेदनशील व्यवहार करता है। कोई बाबू उसे दस्तखत करने को कहता है, तो कोई उसे डॉक्टर दूसरे विभाग में भेज देता है। उसे समझ नहीं आता कि सरकारी नियमों का यह कागजी खेल उसकी बेटी की जान से ज़्यादा कीमती क्यों है। व्यवस्था का ये कर्मचारी एक तड़पती हुई बच्ची को देखकर भी पिघलते नहीं हैं, बल्कि अपनी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में मग्न रहते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि सरकारी काम में, डॉक्टर में जाओ या फिर अस्पताल में या फिर पुलिस थाने में, बैंक में, सब जगह पे सिर्फ इधर उधर काउंटर टू काउंटर भेजते रहते हैं। ये सब हमारे देश का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आगे देखो इस कहानी का अगला पार्ट। कमरा नंबर 48 से बेड की कमी और व्यवस्था की क्रूरता। घंटे भटकनों और लोगों की झिझकारियां खाने के बाद कोई दयालु व्यक्ति बल्लियामाल को बताता है कि उसे कमरा नंबर 48 में जाना चाहिए। जब वह रोती बिलखती हुई कमरा नंबर 48 के काउंटर पर पहुंचती है, तो वहां बैठा क्लर्क उसके पर्चे को बिना देखे ही रूखा सा जवाब देता है कि अभी अस्पताल के इस वार्ड में कोई भी बेड खाली नहीं है। तुम इस लड़की को लेकर कल सुबह आना। बल्लियामाल उस पत्थर दिल क्लर्क के सामने हाथ जोड़कर गिर जाती है, पैरों पर गिरती है। उसकी बेटी आंखों नहीं खोलती है। वह बहुत बीमार है, लेकिन उस संवेदनशील मशीनी तंत्र पर उसकी ममता का पुकार का कोई असर नहीं होता। थक हार कर वह अस्पताल के एक गलियारे में बैठ जाती है। वहां से उसे अस्पताल की मुर्दा घर की भयानक गंध आने लगती है, जिससे उसका पूरा शरीर खौफ से कांप उठता है। उसे लगता है कि अगर वह यहाँ और रुकी तो यह शहर उसकी बेटी को निगल जाएगा। आगे क्या हुआ हम लोग देखते हैं। व्यवस्था के खिलाफ मौन विद्रोह और गांव की ओर पलायन। मदुरै शहर की इस भयानक क्रूरता, अस्पताल के कर्मचारियों की संवेदनहीनता और अपनी बेटी की लगातार बिगड़ती हालत को देखकर बल्लियामाल के भीतर एक डर अचानक एक मुख्य विद्रोह में बदल जाता है। वह तय करती है कि वह अपनी बेटी को इस यमराज जैसे सरकारी अस्पताल में मरने के लिए कभी नहीं छोड़ेगी। वह चुपचाप पपाती को अपनी कमजोर बाहों में उठाती है और उस विशाल अस्पताल की इमारत से बाहर निकल आती है। अस्पताल के गेट से बाहर खड़े एक पीले रंग के साइकिल रिक्शे वाले से यह बात करती है और अपनी बेटी को रिक्शे पर लिटा देती है। वह रिक्शे वाले से कहती है कि उसे तुरंत बस अड्डे पहुंचा दे। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि वह वापस अपने मुनाडीपट्टी गांव लौट जाएगी। वह सोचती है कि वह शहर के इन डॉक्टरों से अच्छा अपने गांव के
ओझा झाड़ फूक करने वाले या वैद्य से पवाती का इलाज करा लेगी। वह अपने कुल देवता भगवान वैदी श्रवण को याद करती है और मन्नत मानती है कि यदि उनकी बेटी ठीक हो गई तो वह मंदिर में जाकर ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएगी। वह पीले रिक्शे पर बैठकर उस संवेदनशील प्राय और क्रूर महानगरीय व्यवस्था को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए अपने गांव की ओर रवाना हो जाती है। कहानी के इस अत्यंत मार्मिक और विचारणीय मोड़ पर समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा कि इस कहानी में कितना ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। इस कहानी का हम लोग नैतिक संदेश भी देख लेते हैं। मानवीय संवेदना का क्षरण। यह कहानी आधुनिक महानगरीय व्यवस्था और सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में खत्म हो रहे मानवीय दया और करुणा पर गहरा प्रहार करती है, जहां नियम इंसान को जान से बड़े हो जाते हैं तथा व्यवस्था क्रूर बन जाती है। शिक्षा अशिक्षा का अभिशाप। बल्ली अमाल की लाचारी यह साबित करती है कि शिक्षा के बिना इंसान आधुनिक समाज में पूरी तरह पंगु और असहाय है। अक्षरों का ज्ञान न होना उसे कदम कदम पर प्रताड़ित करता है। शहरी बनाम ग्रामीण जीवन। शहर भले ही ऊंची इमारतें और बड़ी मशीनों से संपन्न हो गए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के दिल पत्थर ढीले हो चुके हैं। इसके विपरीत गांव में भी आज भी अंधविश्वास भले है, पर अपंत और सहानुभूति जीवन है। देखो, परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। देखो, नगर कहानी तमिल भाषा के विख्यात लेखक सुजाता द्वारा लिखा गया है, जिनका असली नाम एस रंगराजन है। इस कहानी को तमिल से हिंदी में अनुवाद के जमुना ने किया है। कहानी की मुख्य पात्र पवाती है, जिसकी उम्र 12 वर्ष है और वह बल्ली अमाल की बेटी है। पवाती को एक्यूट मेनिंजाइटिस नामक गंभीर बीमारी है। मदुरै के बड़े डॉक्टर ने पवाती को कमरा नंबर 48 में तुरंत भर्ती करने का आदेश दिया था। बल्ली अमाल पूरी तरह से अशिक्षित थी और उनके गांव का नाम मुनाडीपट्टी था। अस्पताल के संवेदनहीनता से तंग आकर बल्ली अमाल पवाती को एक पीले रंग की साइकिल रिक्शे पर लेकर गांव लौट गई। बल्ली अमाल ने अपनी बेटी को ठीक होने के लिए भगवान वैदिश्रवण को ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाने का मन्नत मांगी थी। तो ये कहानी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जय हिंद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।